राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ राजनेता और सांसद शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी, वरिष्ठ राजनेता और सांसद। राजनीति के साथ साथ फिल्मों में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं शिवानंद तिवारी। उनका मानना है कि फिल्में हमेशा से लोगों का मनोरंजन करती आई हैं। सिनेमा का जादू शहरी लोगों के साथ साथ गांव के लोगों को भी खूब लुभाता रहा है। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि फिल्में समाज पर नकारात्मक और सकारात्मक असर डालने के साथ साथ मानवीयता और संवेदनशीलता का संदेश भी देती हैं। शिवानंद तिवारी का कहना है कि फिल्म के हर पहलू का आम जीवन पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी फिल्मों के गानों के अलावा लोक संगीत शिवानंद तिवारी को काफी पसंद है। फिल्मों के शौकीन शिवानंद तिवारी घर से छुपकर भी अपनी पसंदीदा फिल्में देखा करते थे। फिल्मों की नगरी मुंबई ने उन्हें एक दौर में इतना आकर्षित किया कि वो घर छोड़कर मुंबई भी भाग गए थे। शिवानंद तिवारी को वो सभी नई पुरानी फिल्में देखना पसंद हैं जिनमें मानवीय और सामाजिक मूल्य हों। शिवानंद जी, स्वागत है प्रोग्राम में बहुत बहुत। हमको बताइए कि पहली फिल्म आपने कब और कहाँ देखी होगी, अगर हमारे लिए याद करिए। अब तो याद नहीं है, लेकिन पहली फिल्म मैंने पटना में ही देखी होगी। इसमें कहीं कोई सुबह नहीं है, लेकिन कौन सी फिल्म थी अब ये तो हमको याद। मानते ही होंगे आप कि समाज पर फिल्मों का बड़ा गहरा असर होता है। निश्चित रूप से। उसको अगर अपने अनुभवों से आप थोड़ा तलाशने की कोशिश करें, सिनेमा उसने कितना समाज को प्रभावित किया है? देखिए, समाज को मैंने दोनों तरह से फिल्मों ने प्रभावित किया है। अब आज देखने पर ऐसा लगता है कि सकारात्मक प्रभाव फिल्मों का उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है जितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसका कारण ये भी है कि सकारात्मक फिल्में कम बन रही हैं। जैसे आमिर खान ने अभी 3 इडियट्स बनाया, तो उसमें बच्चों के अंदर जो विभिन्नता होती है और उसके वजह से जो एक तरह का ढर्रा है हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का, उस ढर्रे में वो फिट नहीं कर पाते हैं, इसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और उसका इस तरह का प्रभाव पड़ा कि जो गार्जियन अपने बच्चों से उस कारण से परेशान थे, उनको बहुत राहत मिली। हमने ये भी तो कहीं पढ़ा कि कोई सज्जन जो है बचपन में उनको इस तरह की बीमारी थी या इस तरह की शिकायत थी, वो रोने लगे। उस बच्चे के कष्ट को, तकलीफ़ को उन्होंने समझा, महसूस किया। तो इस तरह से कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिनका प्रभाव जो है समाज पर काफ़ी सकारात्मक पड़ता है। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना। इसे वापस कर देना। बेटे, तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। लेकिन हम लोगों ने उस दौर में जो फिल्में देखी, 2 बीघा जमीन देखी हम लोगों ने। वो एक अपने तरह की फिल्म थी। उसमें जो है एक सपना था, देश आज़ाद हुआ था, तुरंत लोगों को उम्मीद थी। तो वो उस फिल्म ने एक संदेश जो है देने का काम किया। या जागृति एक बच्चों की फिल्म आई थी, उसने भी सपना दिखाने का काम किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे, चाचा नेहरू के नाम से लोग उनको जानते थे। तो एक ढंग से बच्चों के अंदर वो संदेश देने की कोशिश की गई। और उसमें भी बच्चों के अंदर जो एक चुहलपन होता है, एक बाल सुलभ शैतानी होती है, उसको भी बहुत बढ़िया से उस फिल्म में दिखाया था। उसके गीत भी
काफ़ी उस समय लोकप्रिय हुए थे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। फिर हमने देखा कि नया दौर एक फिल्म आई थी, उसमें तांगे का और बस का जो पुराने हमारे पुरानी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो बदलाव हो रहा था और जो नई व्यवस्था जो है वो किस तरह से पुरानी व्यवस्था को हटाने की कोशिश कर रही थी और पुरानी व्यवस्था किस तरह से उससे लड़ने का प्रयास कर रही थी, इसको हम लोगों ने देखा। हमने उसको वास्तविक जीवन में देखा। मैं जहाँ से आता हूँ, बिहार का भोजपुर ज़िला, हमारे यहाँ जो हमारे थाने का ब्लॉक का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी करीब करीब 3-4 किलोमीटर है। तो टमटम चला करता था। अब पहली दफ़ा जब जीप आई और जीप ने स्टेशन से सवारी को चढ़ा करके और शाहपुर में उतारना शुरू किया, तो जो 10-15 टांगे वाले थे उनके रोजगार पर संकट उपस्थित हो गया और उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो जीप जो है बंद हो जाए। तो हमको वो नया दौर की वो कहानी याद आई। राजा, अपन गरीब है, अपने पास कुछ नहीं है बेटा। आज हिम्मत कर, आज हिम्मत कर राजा। भाग! फिर मुगले आजम वगैरह हम लोगों ने देखा, अपने तरह की फिल्म थी। उसमें उस ज़माने में के आसिफ साहब ने उस फिल्म को बनाया था और सबसे महंगी फिल्म थी। हमने इनका सुना, क्या नाम है, बड़े गुलाम अली खां साहब को उस फिल्म में गवाया गया। और बड़े गुलाम अली खां साहब आप जानते हैं, वो माने शास्त्रीय गायन के, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय गायन है उसके वो महारथी थे। और फिल्मों में गाना, उस तरह के जो संगीतज्ञ हैं उनको थोड़ा लगता है कि साहब ये कमतर चीज़ है। नौशाद साहब गए और उन्होंने कहा कि हम इसको इतना देंगे कि वो इनकार ही नहीं कर सकता है। वो बड़े गुलाम अली खान साहब ने सोचा कि हम इतना मांग लें कि देंगे ही नहीं। उस ज़माने में उन्होंने 25,000 रुपया मांगा। अब 25,000 रुपया, समझिए कि मुगले आजम फिल्म जिस समय बनी थी उस समय 25,000 और आज उसकी कीमत कितनी होगी। क्या आसिफ साहब तैयार हो गए, उन्होंने चेक काट के वहीं दे दिया। बड़े गुलाम अली खान साहब को गाना पड़ा। वो क्या अद्भुत गाना है साहब। जब मधुबाला जो है वो सजदे में नमाज के ये किए हुए हैं, बैकग्राउंड से बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ आ रही है और उसको पार कर वो निकल रही है। अद्भुत फिल्म थी वो, अपने तरह की प्रेम की वो कहानी, स्वस्थ मनोरंजन की कहानी। प्रेम जोगन बन जोगन सोगन पिया इस तरह की फिल्में जो हैं बनती रही हैं। उसने एक मनोरंजन भी उस ढंग से किया है। फिर इनकी ज़मीन पर पैर मत रखो गंदे हो जाएंगे, पाकीज़ा। हाँ, पाकीज़ा। पाकीज़ा भी अपने तरह की फिल्म थी। उसमें साहित्य भी था, उसमें रोमांटिसिज्म भी था।
बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हम दिलीप कुमार के बहुत फैन थे और दिलीप कुमार की मैंने कई फिल्में देखी, आज़ाद वगैरह। एक तरफ दिलीप कुमार देवदास में दिखाई देते हैं और दूसरे तरफ वही दिलीप कुमार जो है आज़ाद में दिखाई देते हैं। तो एक साथ जो है 4 रोल उन्होंने किया है और हर रोल अपने तरह का अनूठा है। उसमें मैंने जो मौलवी साहब हैं शहर में रहते हैं, उनका तो रोल है ही। उसमें जो मजदूर बने हैं लाठी लेकर के चले जा रहे हैं, वो भी अपने तरह की फिल्म थी। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। तो दिलीप कुमार साहब ने हमको बहुत प्रभावित किया। उसके बाद राज कपूर साहब की एक अदा जो है वो कभी भूलती नहीं है कि जब उनको जिस चरित्र का वो निर्वाह कर रहे होते थे, उस चरित्र पर कोई भयानक संकट आता था या उसको उसके उस पात्र का जिसकी भूमिका वो करते थे उसको कोई भयानक दर्द होता था, दिल में कोई बात चुभती थी और उसमें जो वो मुस्कुराते थे वो अदा कमाल की थी। वो सिर्फ हमको लगता है कि राज कपूर साहब ही कर सकते थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है या 15 घंटे का या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जाना कहाँ स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और सांसद शिवानंद तिवारी। शिवानंद जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि बचपन आपका गांव में गुजरा। देखिए, मन एक ऐसी जटिल बनावट है मन की कि कब वो कल्पनाओं में भी तैरता रहता है। फिल्में देखते हुए कभी आपके मन में आया कि हम भी इस चमक दमक की, हीरो की एक? बिल्कुल, हमको याद है स्कूल में हम पढ़ते थे, 9वीं या 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में थे और हम बड़ा बदमाश किस्म के लड़के थे। और हमारे पिताजी जो है, बिल्कुल हमारे पिताजी को हमने बताया कि वो पुलिस में सिपाही थे और अखबार बेचने का काम किया उन्होंने। तो वो प्राइमरी मिडिल स्कूल तक पास थे। अब उनके मन में बड़ा शौक़ था कि बेटा हमारा जो है इंजीनियर बने। वो ज़माना था जब IAS वगैरह से ज़्यादा इंजीनियर अच्छा माना जाता। हाँ, इंजीनियर जो है ज़्यादा तेज माना जाता था, काबिल लड़का माना जाता था। तो बनाना, और हमारा समझिए कि हिसाब से मेरा संबंध वही था जो सांड का लाल कपड़े के साथ होता है। एकदम बिल्कुल मैंने हिसाब को देख के भागने वाली, मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमने हिसाब कहा तो आपने उसको ट्रांसलेट किया, हमने अपने श्रोताओं के लिए किया। आज के दर्शक जो है उसको गणित। जी। तो एक बार क्या हुआ कि कभी कभी हम पिताजी के जेब से 10 रुपया 5 रुपया गायब भी कर देते थे। दोस्तों के साथ खाए पिए, सिनेमा देखे। इसी तरह की कोई घटना हुई थी और पिताजी आने वाले थे। उनका बड़ा
बस समझिए कि माने हम लोग उनसे आक्रांत रहते थे। तो हमको लगा कि आज तो धुलाई होगी। अब तो हमने जो है वो अपना सारा किताब जो है सेकंड हैंड में बेच दिया और हुआ कि चलो घर से भाग चला जाए। अब जो बहुत हो गया इनका मार खाना। और कहाँ जाएं साहब, तो कहाँ जाएं, तो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से लगा कि बम्बई चलना चाहिए। अच्छा। तो पटना से कोई गाड़ी सीधे बम्बई नहीं जाती थी। लोगों ने बताया कि साहब आप गया जाइए और गया से बॉम्बे मेल पकड़ करके आप वहाँ जाइए। उसके पहले तक हम पटना शहर से आरा गए थे और बिहिया गए थे। तो उस समय टिकट जो है 12 आना 1 रुपया लगता था। तो हमने बस कुल मिला जुला करके 25 रुपया 30 रुपया था। एक बैग में कपड़ा डाले और एक दरी लिया और पहुँच गया अकेले। 32 रुपया किराया था बम्बई का और हमारे पास 24-25 रुपया था। तो हम सोचे कि अब क्या करें, तो हमने सोचा हाफ टिकट ले लें। तो हम टिकट कटाने के लिए लाइन में घूमे। तो समझिए कि प्रथम ग्रासे मक्षिका फाता, पहली दफ़ा यात्रा में अकेले निकले थे। बैग हमने कंधे से उतार के नीचे रखा और काउंटर में बढ़ाए हाथ, और उसके बाद घूमते हैं तो बैग गायब और दरी मेरे कंधे पर। अब क्या करें, बैठ गए गाड़ी में और साथ दरी उरी बिछा करके इधर से उधर रास्ते में एक आध जगह फटकार जो है टीटी का सुने तुम्हारी उम्र है हाफ टिकट का, कहाँ चढ़ गया, उतरो 30 फ्लैट, ये सब होते हुए किसी तरह से आरजू मिन्नत करके बम्बई पहुँच गए। अब बम्बई पहुँचे, अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, कुछ समझ में नहीं आया। स्टेशन से उतर के पहले 4 घंटा बैठाया टीटी, वही हाफ टिकट वाला मामला था। बैठे रहे अंत में पता नहीं क्या तरस खा के उसने छोड़ दिया। अब लेके वो कौन स्टेशन है क्या है कोई आइडिया हमको नहीं। कंधा पर दरी लेके और चले जा रहे हैं। चलते चलते पता नहीं कैसे सिनेमा में हमने देखा था मेरीन ड्राइव, हम वहाँ पहुँच गए। थक गए एकदम बिल्कुल चलते वहाँ उसके जो समुद्र के किनारे जो बना हुआ है ये उस पर बैठे और बिल्कुल दिलीप कुमार वाले अंदाज में दुखी और पीड़ित चेहरा बनाए हुए, ये समझ के कि अड़ोस पड़ोस वाला कोई पूछे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या आए हो, कोई हालचाल पूछे, उससे अपना दुख दर्द जो है बयान करें, कोई मदद मिल जाए, कोई पूछने वाला नहीं था। अंधेरा होने लगा। वहाँ से फिर जो है अपना दरी लपेटे और ऐसे ही बढ़े। एक लोकल स्टेशन कोई था, वहाँ हम पहुँच गए। हम लोगों के यहाँ जैसे कारी साथ बिहिया वगैरह था, तो बेंच था सीमेंट का, उसमें जो है हमने दरी बिछाई। हम सोचा कि यहीं जो है रात गुजारा जाए। तब तक एक आदमी आया, कहा कि टिकट। हमें कहा कि हमको लगा कि भी बैठना चाहता है कि आइए बैठिए, टिकट का क्या बात। कहा कि टिकट है कि नहीं बताओ। टिकट तो था नहीं। पकड़ लिया उसने, ले जाके और बैठाया। हमारे जैसे 3-4 और लोग थे, सबके कमर में रस्सा लगाया और VT स्टेशन पर ले गया और वहाँ हाजत में उसने डाल दी। हाजत में। अब वहाँ 30-40 लोग थे, बंद बड़ा सा हाजत था। अब वहाँ सब पूछा कैसे आ गए बम्बई, फिल्म में एक्टर बनने आए हो। अब समझिए कि अगले दिन छुट्टी, उसके अगले दिन छुट्टी, हमारी 3 रात और 2 दिन से ज़्यादा ही कहिए 2.5 दिन उसी हाजत में गुजरा। वहाँ हथकड़ी लगा के एक हथकड़ी में 2 आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए लिए गया। हमारी साथ जो एक आदमी का हथकड़ी वाला जो था, वो समझिए कि बड़ा, अब उसका दूसरे से झगड़ा हो गया। अब वो एक हाथ से मार पीट कर रहा है, हम अभी उसके साथ खिंचाए जा रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई। फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, लेकिन था जिसके साथ मेरा हाथ बंधा हुआ था तेज, उसने मजिस्ट्रेट से खुशामदी लहजे में कि हम लोग 2 दिन 3 दिन से बंद हैं, सजा हो गया, सर छोड़ा जाए। छूट गए तो अब कहाँ जाएं, तो हम उसी के पीछे लग गए, उसी आदमी के पीछे। एक सिनेमा हॉल था, वहाँ गया। वो जो है सिगरेट विगरेट खरीदा, वहाँ देखा कि उसको सब लोग प्रणाम ये करने वाले हैं। तो हमसे पूछा क्या है, तो हम बताए उसको। तो कहा कि टैक्सी पर काम करोगे, हम कहीं कोई भी काम कर लेंगे। तो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ उसने हमको, जो क्लीनर होता है, उस तरह से हमको बैठा दिया। अब समझिए कि अब एक रात तो उसी के साथ गुजर गई। अगले दिन भर हम उस टैक्सी पर। अब हम जो है कहाँ, वो टैक्सी वाला काम कहाँ। तो हमको लगा कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर जो है हम स्टेशन के पास उतरे और बिना टिकट जो है पटना के वापसी यात्रा के लिए बैठ गए। उसमें भी समझिए कि
2 बार पकड़ाया, इटारसी जंक्शन में पकड़ाया, वहाँ हाजत में रहे, फिर इलाहाबाद में चेकिंग में पकड़ाया, नैनी सेंट्रल जेल पहुँचा दिए गए। इधर जो है हमारे यहाँ पटना में अखबार में खबर छप गई कि अमुक आदमी का बेटा जो है वो गायब हो गया, सीआईडी को ड्यूटी दी गई पता लगाने के लिए। तो इलाहाबाद स्टेशन से नैनी जो ट्रेन से ले जा रहा था जेल जाने के लिए, हम रो रहे थे। मेरा एकदम समझिए कई दिन से नहाए नहीं थे, बाल बाल सब ये हो गया। तो उसमें एक पति पत्नी थे बच्चों के साथ। उन्होंने पूछा कहाँ से आया हो, तो उन्होंने बताया पटना से। तो कहा कि अपने घर खबर करो। हम कैसे खबर करें? तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड हमको दिया। तो हमने नैनी करके वो चिट्ठी लिखा पिताजी को कि हम बिना टिकट में पकड़ा गए, और टिकट डाल दिया हम लोग को। सेंट्रल जेल में पहुँचे, समझिए हमारा अपना कपड़ा जो है वो खुलवा के, और जेल में कैदी वाला कपड़ा जो है मिला, लोहे का एक कटोरा मिला, वह ये क्या नाम है आपको एल्युमिनियम का एक बड़ा सा मग मिला, और जुबलैन वार्ड में पहुंचा दिए गए। अब वहाँ जो है समझिए कि कब्रनुमा उस सोने के लिए सब सीमेंट का ये बना हुआ था। हमारे बगल में कोई था लड़का, वो जो है वो 307 में उसको 7 साल की सजा हुई थी। रामायण उमान कहा कि पढ़ते हो, रामायण उमान उसने पढ़ने को ले दिया, तो गला मेरा उसी तरह से, सुभान अल्लाह। तो वो जो है हमको पढ़ के सुनाया कि किस तरह से माने पढ़ा जाता है। और अगले दिन सुबह में समझिए कि वो रहर का ये का झाड़ू वो पूरे जेल को बहारने के लिए मिला, और नाश्ता जो है वो फूला हुआ बूट और गुड़ उसी कटोरे में मिला, और एक चाय वो प्लास्टिक वाले एल्युमिनियम वाले ग्लास में। पूरा जेल में झाड़ू लगाया। उसके बाद उसमें जेल में सड़क मरम्मत का काम चल रहा था, उसका ईंटा जो है तोड़ने का बैठ करके, और धुरमुस चलाने का। तो बहुत लोगों को, लड़कों को हमने देखा कि खुशामद कर रहे हैं कि कम काम दिया जाए। खुशामद हमको करना, शरीर पुष्ट था, पिताजी ने काफ़ी दूध पिलाया था, तो जो काम मिल रहा था धुरमुस चलाने का भी, तो घंटा 2 घंटा लगातार। तो इस तरह से 3 दिन गुजरा। चौथे दिन जो है अचानक हल्ला हुआ, कौन है शिवानंद, कौन है शिवानंद, कौन है शिवानंद? हम हैं, चलो चलो तुम्हारा छुट्टी हो गया। उसके बाद गए जहाँ हमारा कपड़ा रखा था। अब खुदाई हो रहा है, वो तो सब बंडल बना करके ऐसे ही फेंक देते थे। उसमें खुदाई रहा, तब तक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तब अंदर लोगों को लगा कि कोई इम्पोर्टेंट आदमी है ये, इसलिए इतना लोग। और एक चीज़ और बता दें आपको कि उस जेल में जो मान सिंह थे, उनके जिनके नामी डकैत थे, उनके जो पुत्र थे सूबेदार सिंह, वो जो है जेल के मेट थे, लंबा चढ़। और मान सिंह के बड़े भाई नवाब सिंह, वो जेल में सबसे बूढ़े कैदी। यानी उनकी ये हालत थी कि वो झुर्री ऐसा पड़ा था कि यहाँ वो बांधते थे, नहीं तो आंख उनकी ढक जाती थी। अच्छा। हाँ, इस उम्र में 90 की उम्र में होंगे, और बड़ी भारी इज्जत उनकी थी जेल में। तो खैर बाहर आए तो देखा कि पिताजी। सूबेदार भी डाकू थे? हाँ। अच्छा। हाँ, सूबेदार या मुसाफिर जो भी। हाँ, उनके लड़के थे। हाँ। जो सुपरिटेंडेंट का अंदर विजिट होता था तो उनके साथ छाता लेकर के। अच्छा। हाँ, तो वो मेट थे एक तरह। हाँ, मेट थे, जेल के मेट थे। तो मान सिंह का तो एक ज़माने में लीजेंड थे। हम लोग बचपन में मान सिंह का नाम सुने हुए थे। उनको गोली लगी थी, मारे गए थे, किस तरह से खटिया पर बांध करके देश भर के अखबारों में तस्वीर छपी थी। तो मान सिंह का ये था कि किसी औरत का शरीर नहीं छूते थे, औरत के शरीर पर जो गहना है उसको नहीं उतारते थे। डकैती के साथ साथ उनका एक दूसरे तरह का भी औरा था। तो उनके बड़े भाई को देखा, उनके बेटे को देखा। तो ये उस जेल का मेरा तजुर्बा था। बाहर आए तो पिताजी को देख के रोने लगे। इलाहाबाद ले आए। पहला काम उन्होंने किया कि सैलून में ले जाके बाल कटवाया, नया कपड़ा खरीदा गया, जूता खरीदा गया, फिर हम लोग आए। इस तरह से पटना से भागने और पटना वापस आने के बीच कितने दिनों का समय गुजरा होगा? ये समझिए कि कुल मिला जुला करके हमको लगता है कि 10 दिन का रहा ही होगा। इसमें तो 3 दिन आपको 4 दिन ये नैनी जेल में लगा, आपको 2.5 दिन जो है वो वहाँ भीटी स्टेशन पर हवालात में लगा। इस तरह बम्बई आपके लिए एक जालिम शहर साबित हुआ। जालिम शहर क्या कहा जाए, जालिम शहर तो नहीं कहा जाएगा, वो तो सपनों का शहर है। आज के दिन भी बहुत नौजवान लोग जो है इस तरह का लेके जाते हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बन गए,
कुछ जो है टूट गए, कुछ जो है अभी भी वहाँ मैंने रगड़ा मार रहे हैं। तो बम्बई शहर तो सपनों का शहर है। हम नहीं कहेंगे कि हम गए, हम नहीं टिक पाए वहाँ। देखिए शिवानंद जी, ये जो जीवन है, ख़ास तौर पर एक छोटे से प्रसंग को छेड़ने पर जो इतनी लंबी कहानी निकली, हमें मालूम है कि ये आपका जीवन ख़ास तौर पर इस तरह के काफ़ी उतार चढ़ावों से और अनुभवों से समृद्ध है। लेकिन हमारे कार्यक्रम का जो की सीमाएँ हैं और उसका समय है वो हमें इजाज़त नहीं देगा। आखिर में हम आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि इधर बीच हाल में कुछ आपने कोई एक फिल्म हमने एक देखा, अपने आईपैड पर एक फिल्म मैंने देखी, कलाम। बच्चा एक है, गरीब घर का बच्चा है, वो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। और हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब्दुल कलाम साहब ने जो नई उम्र के लड़के हैं उनको सपना देखना जो है सिखाया है। और वो जो कलाम फिल्म बनी है उसमें जो बच्चे की भूमिका है, वो किस ढंग से वो असाधारण प्रतिभाशाली लड़का है। वो हमने देखा कि उसमें किसी तरह का कोई कम्प्लेक्स नहीं है उस बच्चे में। वो जो राजा है उसके बेटे के साथ भी उसी तरह से बराबरी से बात करता है। उसका जो जिस ढाबा में काम करता है उसका जो मालिक है उसके साथ भी है, उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस लड़के को। वो फिल्म हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और हमको एहसास हुआ कि कलाम साहब ने अभी एक लड़के ने सुसाइड किया किसी साउथ के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसके पास से वो कलाम साहब की तस्वीर जो है निकली। तो इस तरह से जो बिल्कुल गरीब घरों से आने वाले लोग हैं, जो हाशिए पर रहने वाला जो समाज के लोग हैं, उनके मन में एक सपना, एक ऊंचे उड़ान का सपना कलाम साहब ने दिखाया है। और इसको उस फिल्म ने बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है। आदरणीय राष्ट्रपति साहब, थोड़ी लिखी बहुत समझना, चिट्ठी को तार समझ के जल्दी जवाब देना। मैं ढाबे में काम करने वाला एक बच्चा हूँ जिसकी जिंदगी आपने बदल दी। मैं समझ गया कि हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। बस इतना ही कहना है। और हाँ, थैंक यू भी बोलना है। आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट कलाम। देखो बेटा, महामहिम ऐसे ही सबसे नहीं मिलते। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सबसे मिलते हैं। मुझे बस एक चिट्ठी पहुंचानी है। हाँ तो आप हमें दे दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। आप मेरी चिट्ठी पहुंचा दोगे ना? क्यों नहीं बेटा, पहुंचा देंगे। अब आप जाइए।